नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की। देश कोरोना के कहर से करा रहा है। 27.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार हैं और 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूरा देश कोरोना महामारी से करा रहा है। एक तरफ जान भी जा रही है तो दूसरी तरफ सड़कों पर बेरोजगारी की फौज जमा होती जा रही है। अप्रैल से जुलाई तक करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन से रोजगार छिन गए हैं। कई सेक्टर्स में अब काम भी बंद पड़े हैं। CMIE के आंकड़ों से पता चला है कि सिर्फ जुलाई में 50 लाख लोगों की नौकरियां गई है। कोरोना से अब तक तकरीबन 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कोरोना ने कर दिया है। 21% लोगों पर कोरोना की मार पड़ी है। रेहड़ी पटरी वाले, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले, दुकानों में काम करने वाले लोगों के पास काम धाम नहीं है। सबसे ज्यादा ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर इसका असर पड़ा है। पर्यटक नहीं आ पा रहे हैं जिससे कि उनका काम धंधा भी बंद पड़ा है। इससे जुड़े लोग सड़क पर आ गए हैं। हर क्षेत्र में नौकरी की कमी हुई है क्योंकि आयात निर्यात भी बंद है। अब सवाल है कि करोड़ों लोगों को सरकार कहां से नौकरी देगी? बिना नौकरी आखिर कब तक गुजारा होगा? कैसे खर्चे पूरे होंगे? नौकरी जा रही है लेकिन आएगी कैसे? बुरी तरह बर्बाद अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर लौटेगी? ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन ने जहां देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, तो वहीं इसके कारण करोड़ों लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था केंद्र CMIE की रिपोर्ट पर नजर डालें तो सैलरी बेसिस पर काम कर रहे अब तक कुल 1 करोड़ 80 लाख लोगों की नौकरी इस महामारी से छीन ली गई है। सिर्फ जुलाई में लगभग 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। CMIE ने कहा है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से नौकरी पेशा कर्मचारियों की स्थिति खराब होती गई है। जून में अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही नौकरी में कुछ रिकवरी दिखने लगी थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर लगने वाले छोटे छोटे लॉकडाउन की वजह से जुलाई में नौकरियों में फिर गिरावट देखने को मिली। देश में कई सारी कंपनियां और व्यापार कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में बंद हो चुके हैं। देश में कुल 21% आबादी सैलरी बेसिस पर काम करती है। अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना में वेतनभोगी नौकरियां देश के GDP में ज्यादा योगदान देती है। हमारी GDP औपचारिक अर्थव्यवस्था पर काफी हद तक निर्भर है। जानकारी के मुताबिक अप्रैल के बाद से अनौपचारिक क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में तेजी देखी गई। इसकी एक वजह मनरेगा भी हो सकती है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान शहरों से गांव की ओर पलायन कर चुके लोगों को सरकार द्वारा राहत के तौर पर मनरेगा में काम दिया गया है। कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च में लॉकडाउन लागू किया था। इसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। देश की GDP में भी पहली तिमाही में गिरावट दर्ज की गई थी। आशंका जताई जा रही है कि दूसरी तिमाही में भी इसमें गिरावट आएगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र द्वारा GDP को काफी राहत मिली, क्योंकि इस साल रबी सीजन में बम्पर फसल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज दरअसल लोकतंत्र में हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी किस कदर बढ़ी है इन 4 महीनों में। पिछले 4 महीनों की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी दर क्या रही है, क्योंकि देश में एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। 27.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो वहीं ये भी कहा जा सकता है कि कोरोना के साथ ही लोग बेरोजगारी किस कदर झेल रहे हैं ये भी सभी के सामने है। क्योंकि पिछले 4 महीनों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। जो ये आंकड़ा है अपने आप में हैरान और परेशान तो करता ही है और साथ ही डराता भी है, क्योंकि एक तरफ लोगों की जान जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोगों के सामने ये संकट पैदा हो गया है कि जो उनके खर्चे हैं उसे कैसे पूरा किया जाए। अप्रैल से जुलाई तक करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन से रोजगार छिन गए हैं। कई सेक्टर में कामकाज बिल्कुल बंद पड़ गए हैं। और ऐसे में जो एक रिपोर्ट सामने आई है CMIE के आंकड़ों से ये पता चलता है कि सिर्फ जुलाई में ही, अगर जुलाई की ही हम बात करें, इस 1 महीने की अगर हम बात करें तो 50 लाख लोगों की नौकरियां गई है। ये 50 लाख लोगों के परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। और साथ ही कोरोना से अब तक तकरीबन 2 करोड़ लोगों की नौकरी चले गई है, क्योंकि कोरोना को चलते हुए जहां 5 से 6 महीने का वक्त हुआ है तो वहीं इस कोरोना ने 2 करोड़ लोगों के परिवारों को प्रभावित किया है। ऐसे में 2 करोड़ लोग जो बेरोजगार हुए हैं वो कैसे अपना खर्चा चलाए, ये एक विकट समस्या उनके सामने पैदा
पैदा हो गई। 21% लोगों पर कोरोना की मार पड़ी है। रेहड़ी पटरी वाले सबसे ज्यादा इससे इफेक्टिव हुए हैं। सड़क किनारे दुकान लगाने वालों के सामने एक विकट समस्या ये है कि कैसे वो अपना गुजारा करे। दुकानों में काम करने वाले लोग इस बात से परेशान हैं क्योंकि दुकान जो चलाते थे वो बंद करके चले गए हैं, काम अब है नहीं। तो ऐसे में जो दुकानों में काम करते थे उनके सामने भी एक बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें जो इस बेरोजगारी की मांग जो मार पड़ी है, या फिर यूं कहे कि जो सबसे ज्यादा कोरोना की मार पड़ी है, जिससे सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, या फिर यूं कहे कि जिसके काम धंधे बिल्कुल चौपट हो गए, वो है ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। ये सेक्टर जाहिर तौर पे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आज हम इस पे तफसील से चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि दरअसल जो बेरोजगारी बढ़ी है इसके पीछे कारण क्या है और ये आखिर कब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी, और जो 4 महीने में जो बेरोजगारी बढ़ी है क्या उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, और कहां कहां पे खामी, कहां कहां पे कमी रह गई है। तफसील से उस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप टमटा जी हमारे साथ है, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। आनंद साहू जी हमारे साथ है, बीजेपी के नेता है, आनंद जी आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर रवि सिंह जी हमारे साथ है, अर्थशास्त्री है, डॉक्टर रवि सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि ट्रेड एक्सपर्ट है। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा आनंद साहू जी आपसे है, क्योंकि सरकार सर आपकी है, जवाबदेही भी आपसे ही बनती है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देखी जा रही है, सीएमआई की एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ही कहा जा रहा है कि अब जो बेरोजगारी दर है वो 9.1 है। ये बेरोजगारी सर जो पिछले 4 महीने में नौकरियां गई है वो 2 करोड़ के लगभग है। सर ये हालात अभी इस कदर देखी जा रही हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार, और क्या इसको काबू में नहीं लाया जा सकता था? देखिए, सबसे पहले तो आपने ये विषय को लिया क्योंकि रोजगार का विषय जो है वो पूरा देश से जुड़ा होता है, और रोजगार जो है कोरोना के आने के पहले भी थोड़ा स्लगिश था, और कोरोना आने के बाद पूरा विश्व मंदी हो गया, जिसके कारण निश्चित रूप से आपने कहा कई चीजें, नॉट ओनली आप सर्विस सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी बल्कि बहुत सारे अन्य सेक्टर में भी ये जो कोरोना के वजह से बहुत भारी संख्या में जॉब का स्ट्रेंचिंग हुआ है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो कोरोना का जो माहौल है उसमें केवल भारत को नुकसान नहीं हुआ, पूरे विश्व में ये मंदी आई है। और उसके लिए मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो बाकी और भी जितने भी सेक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, तमाम सेक्टर में लगातार ये जो जॉब का गिरावट हुआ है, और सरकार जो है लगातार इसको आगे रिपेयर करने के लिए हर प्रकार से प्रयासरत है, उसमें भी कोई कोताही नहीं है, ये भी सबको मालूम है। क्योंकि आप देखिए दुनिया का जो रेटिंग है अभी जिस प्रकार का डाउनफॉल हुआ है, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो भारत के बारे में विश्व का जितने भी एजेंसी हैं सभी मान रहे हैं कि इंडिया इज ए इमर्जिंग ग्लोबल लीडर, बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इसका जो चाहे कोरोना के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि बेस्ट कंट्रोलिंग कंट्री इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग कोरोना ऑल्सो। तो ये सारे होने के बाद भी मैं मानता हूं कि कोरोना जो है उसके कारण बहुत बड़ी नुकसान देश के रोजगार सेक्टर में बहुत भारी नुकसान हुआ है। चलिए इस वक्त हमारे साथ प्रदीप टमटा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी आपने आनंद साहू जी को सुना होगा, कह रहे हैं कोरोना का काल है और ये न सिर्फ भारत इससे प्रभावित है बल्कि पूरा विश्व इससे प्रभावित है। तमाम और देशों की भी अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो कोरोना की वजह से चरमराई हुई है। तो क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भारत की सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में और बेरोजगारी को कम करने में नाकाम साबित हुई है? हम कह रहे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमण एक दिन में जो हो रहे हैं उसका लीडर जरूर भारत बन चुका है।
यहाँ तक ये सवाल है कि क्या सिर्फ कोरोना की वजह से हमारे वहाँ नौकरी की संख्या में घट गई है, ये ऐसा नहीं है। आनंद साहू जी ने भी हल्के से इसको माना। जनवरी में जब कोरोना, तो मार्च के बाद ये सेक्टर को हम जनवरी में ही सरकारी आंकड़े हैं, CMI ने भी कहा है कि भारत में अपने 45 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में हो रही थी जनवरी के माह में, जब कहीं भी कोविड और कोरोना का कोई अता पता नहीं था। उस समय जो सरकार की गलत आर्थिक नीतियां थी, नोटबंदी के कारण, गलत ढंग से GST के कारण सरकारी छोटे असंगठित क्षेत्रों में लाखों लोग बेरोजगार होते। अगर उसी को कोरोना से पहले के काल को देखें, हमारे वहाँ रोजगार के 2 सेक्टर हैं। आज भी असंगठित क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार का है, जो आज सबसे ज्यादा नुकसान है। 93% असंगठित क्षेत्र में रोजगार मारे। संगठित क्षेत्र में भी 2 हिस्से हैं, एक जो प्राइवेट सेक्टर का है और दूसरा गवर्नमेंट का है। सरकारी विभागों में ही 20 लाख के पद खाली पड़े हैं, जनवरी माह के आर्थिक आंकड़े हैं। तो कोरोना नहीं कारण है कहीं न कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण अब 45 वर्ष के इतिहास में सबसे ज्यादा अधिकतम बेरोजगारी की दरों में पहुंचे, 7.5 में पहुंचे, आज हम 900 हम क्रॉस कर चुके। उसके बाद ये कोरोना ने के कहर में जब हमको लॉकडाउन में नहीं होना, अनलॉक होना चाहिए, आपने उसमें लॉकडाउन किया। लगभग 93% जो असंगठित क्षेत्र था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। आपने मजदूरों को काम करना चाहिए और वो काम करने को तैयार थे, छोटे बिजनेसमैन काम देने को तैयार थे, दोनों को कह दिया काम कुछ नहीं होगा। और किसी के पास भविष्य नहीं था, तो लाखों करोड़ लोग शहरों से अपने गांव की ओर दौड़े आए। किन परिस्थिति में आए, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। तो बिल्कुल, देश ने देखा, दुनिया ने देखा, सब चीजें देखी, लेकिन आपका यही कहना है कि गलत आर्थिक नीतियों की वजह से हालात इस कदर खराब हुए हैं। डॉक्टर रवि सिंह, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं सर? जो प्रदीप टमटा जी कह रहे हैं कि गलत आर्थिक नीतियों की वजह से हालात ये हुए हैं, या फिर जो आनंद साहू जी कह रहे हैं कि कोरोना काल है, विश्व मंदी की मार झेल रहा है, यही वजह है कि भारत में भी मंदी है? देखिए नेहा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले से, यानी कोरोना काल से पहले से ही इस देखें तो पूरी तरह से पूरा विश्व आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा था। लेकिन आर्थिक मंदी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा था, इम्पोर्टेंट ये है कि उसके लिए आपने क्या कदम उठाए और ऐसे कौन से कदम उठा रहे हैं जिनसे कि आगे आर्थिक मंदी से भी हमें जो है वो जूझना ना पड़े और उससे हम किसी तरह से निकल सकें। बीजेपी के यहाँ पर संवाददाता जो स्पोक पर्सन बैठे हुए हैं, अभी भी मुझे शर्म आती है इस चीज को कहते हुए कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि IT सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर तो सभी खराब है। आपका प्लान क्या है? प्लान बताने आइए ना। आपने टीवी पे डिबेट किस लिए रखी है? डिबेट इसलिए रखी है कि मंदी की तरफ सब जूझ रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आम आदमी भी जान रहा है। 2 करोड़ नौकरियां गई हैं। 2 करोड़ से छोटा सा फिगर है, अगर नोन और अननोन की तरफ जाए तो कम से कम 5 से 10 करोड़ लोग बेरोजगार पूरी तरह से हो चुके हैं, जो कि विश्व में बहुत बड़ा नंबर भारत का है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्लान ऑफ एक्शन आज आपके पास है या बिना एक्सरसाइज किए बस आप आए गए टीवी पे डिबेट है, चलो आप बोलते हैं, कुछ ना कुछ हम यहाँ पर बोल देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अभी फिलहाल इस बात की ज्यादा जरूरत है कि आप आइए, डिबेट को पॉजिटिव रखिए और ये बताइए कि आपने ऑटो सेक्टर के लिए क्या किया, आपने फाइनेंस सेक्टर के लिए क्या किया, जो लोगों की जॉब गई उनके लिए क्या किया। तो शायद बहुत अच्छा डिबेट भी होगा और लोगों की समझ में आएगा कि सरकार क्या कर रही है। यहाँ पर आके सिर्फ बताने से ये सेक्टर, हमें भी पता है कोरोना है, कोरोना के पहले से ही यहाँ पर मंदी का दौर था और उसमें काफी हद तक जॉब गई है, इस बात से कोई डाउट नहीं है। अब इस बात से जरूरत है कि आप GST में क्या बेनिफिट देंगे। आपने 20 लाख करोड़ की यहाँ पर सब्सिडी देने की कोशिश की, 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज उस 20 लाख करोड़ का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, कोई उसके बारे में जानता नहीं, कोई उसके बारे में पूछता नहीं। तो क्यों नहीं जानता है? अभी बताएंगे आप क्यों इतना सारी बातें कर रहे हैं? लेकर प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, आप किस चीज से जूझ रहे हैं। अब यूएस का एग्जाम्पल ले लीजिए, कौन से कदम उठाए गए सर, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अशोक जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सवाल इस बात
बात को लेकर है, जो हालात, जो स्थितियां हैं, तकरीबन 2 करोड़ लोगों की नौकरी जाना एक बड़ा आंकड़ा है ये, और वाकई इस पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। किस तरह से आप इसे देखते हैं? को अरेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन क्या है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है? मैं प्री कोविड की बात कर रहा हूँ। कोविड का जो अफेक्ट हुआ है वो तो हमारे सारे दर्शकों को पता है, मगर प्री कोविड से पहले भी क्या था कि कंज्यूमर जो था उसकी स्पेंडिंग कम थी। जैसे हम जानते थे कि कार नहीं बिकती थी, स्कूटर नहीं बिकते थे, मोटरसाइकिल नहीं बिकती, तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम थी। रियल एस्टेट बिल्कुल कोलैप्स हो चुका था, तो देयरफॉर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर। जब डिमांड ही जनरेट नहीं होगी तो क्या होगा? जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं वो एम्प्लॉयज को हायर नहीं करते, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। अनएम्प्लॉयड की संख्या जो है, जैसा वो लास्ट डेटा था जो जून में रिलीज हुआ था इलेक्शन के बाद, 6.1% से बढ़ के हम 17% पर आ गए। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कंज्यूमर स्पेंड करे, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करे। जो हायर टैक्सेशन रेट है, जैसे एग्जांपल जीएसटी है, अब जीएसटी अगर ऑटोमोबाइल में 28% है तो आज हमारी कलेक्शन एज ए सरकार भी तो नहीं हो रही, क्योंकि जब गाड़ियां बिकेंगी नहीं तो जीएसटी कलेक्ट नहीं होगा। तो क्या सरकार की नीति बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि मैं कंज्यूमर के हाथ में किस तरह पैसे दूं, और ताकि वो कंज्यूमर अट्रैक्ट हो, इस देशवासी अट्रैक्ट हो इस चीजों को खरीदने के लिए। तो जब तक स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। उसका दोनों का डायरेक्ट नेक्सस है इन दी इकोनॉमिक पॉलिसी। दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी सरकार ने एक टेलीकॉम की पॉलिसी निकाली थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। 1 अप्रैल को पॉलिसी आई, 1 अगस्त को मंत्री जी टीवी पे सारे चैनल्स पे आए, रोज प्रेस में आता है कि भाई हम 41,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि मोबाइल की जो यहाँ असेंबली हो रही है उसमें प्रोत्साहन होगा, उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ेगी? 5 साल में 10 लाख हो जाएगी, 1 मिलियन हो जाएगी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरी की पूरी पॉलिसी में ये कहीं नहीं लिखा कि वो जो 6% का बेनिफिट मिलेगा मोबाइल के असेंबली वालों को, वो जब मिलेगा जब 10 लाख, जब इसमें इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, इतना एक्सपोर्ट जनरेट करेंगे, या इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट और करेंगे एडिशनल। तो मैं 41,000 करोड़ रुपए बांट रहा हूँ असेंबली के लिए, जिसमें वैल्यू एडिशन सिर्फ 500 रुपए होता है, मगर लेबर का एम्प्लॉयमेंट का कहने के लिए तो बड़ा अच्छा है कि 10 लाख की एम्प्लॉयमेंट होगी, मगर मैंने पॉलिसी के अंदर ये कहीं नहीं लिखा। फिर होगा क्या? जब लोग क्लेम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं करेंगे, कोई ऑटोमेटिक मशीन ले आएंगे, उससे वो असेंबली कर देंगे, टेस्टिंग कर देंगे, पैकिंग कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। सिर्फ कहने का मतलब है हमारी पॉलिसीज जो है वो गाइडेड होनी चाहिए। चलिए पूछ लेते हैं आनंद साहू जी से भी, क्योंकि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए आनंद जी। सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी अशोक जी कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा सर, उसके लिए सरकार के पास अब क्या रोड मैप है? क्योंकि बेरोजगारी जिस कदर बढ़ी है, क्या इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार अब कदम उठाने जा रही है? मुझे लगता है नेहा जी, सबसे पहले तो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, शायद इतिहास में पहली बार इतने बड़े लेवल में, आप देखिए, चाहे एमएसएमई को लीजिए, चाहे आप रोजगार सृजन के लिए गांव-गांव तक तमाम तरह के जो इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है, अगर मैं उसकी सबकी बात करूंगा, स्टार्टअप है, चाहे वो इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की बात हो, चाहे स्टैंड अप हो, जिसमें इंडिया के जो नए नए इनोवेशंस के लिए जो आ रहे हैं उनको सीधे तौर पर डायरेक्ट लोन मिलना विदाउट कोलेटरल, ये सब। उसके साथ मुद्रा योजना, आप देखिए बहुत सारे मुद्रा योजना के माध्यम से
करोड़ों लोगों को ऑन रिकॉर्ड मोर देन 10 करोड़ पीपल दे हैव अवेल्ड दिस मुद्रा योजना। और ये इसको और आगे बढ़ाने के लिए जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, स्किल डेवलपमेंट का काम जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसके लिए बहुत तरह का इनिशिएटिव लिया गया है। और इतना ही नहीं, अब आपको मैं बता रहा हूं, आप देखिए किस तरह से अटल इनोवेटिव मिशन के माध्यम से नए नए लोगों को इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन उसके माध्यम से अलग से कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया में आज 200 करोड़ तक का जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो केवल इंडिया के लोग होंगे। एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए देश की सरकार ने पहली बार कदम उठाया है। कोई भी एमएनसी कंपनी जो विदेशी कंपनी है वो उसमें भाग नहीं ले सकता है। और इस प्रकार से बहुत सारे इनिशिएटिव जो है, इतना ही नहीं, और मैं बता रहा हूं, देखिए सर आपने तमाम योजनाओं का जिक्र कर दिया आनंद जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सर योजनाएं तो तमाम सरकारें आती हैं चलाती हैं, राज्य सरकारें भी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन सर आउटपुट उसका क्या निकल के सामने आ रहा है, उसका फायदा कितना लोगों को मिल रहा है? नेहा जी, आई विल टेल यू क्या होता है योजना और ऐसे हवा में योजना। अभी हमारे एक वक्ता बोल रहे थे कि अनऑर्गेनाइज, टमटा साहब बोल रहे थे कि 93% अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हो गए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है 2011 के आसपास ही 94% टोटल वर्कफोर्स इंगेज था, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उसमें अकेले 22 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। और इसीलिए खेतिहर मजदूरों को मजबूती देने के लिए सबसे पहले मनरेगा के माध्यम से जो 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा भेजा है सरकार ने, उसके माध्यम से जॉब भी क्रिएट हुआ है। और इतना ही नहीं, एक तो आपका ये जो वॉइस है ना, उसमें बीच में टे टे कर रहा है कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज दिस अनयूजुअल वॉइस, बड़ा डिस्टर्बिंग है। आनंद जी ठीक है, उस डिस्टर्बेंस को हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं सर, जुलाई में 50 लाख लोगों की नौकरियां गई है, अप्रैल में 1 करोड़ 77 लाख लोगों की नौकरियां गई है, और बताया ये भी जा रहा है कि मई में गई है सर 1 लाख लोगों की नौकरियां क्रिएट होने के लिए एमएसएमई को एम्पावर किया है। इतना नहीं, जून में 39 लाख लोगों को नौकरियां मिली है, लेकिन उससे ज्यादा नौकरियां यानी कि 50 लाख चले गई है सर, ये आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। उसके बाद अगर आप ये कहें कि हमने मुद्रा योजना चला दी, या फिर हमने कौशल विकास योजना चला दी, या फिर हमने और तमाम तरह की योजनाएं चला दी, तो फायदा कितना मिल रहा है? जो सरकार बिल्कुल मिल रहा है। आप एक बार बताइए, पहले इशू ये है कि हम लोग अगर बात को स्पेसिफिक करें, बात हम करें, ये एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये कहने से नहीं बढ़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट को अरेस्ट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना है और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। जॉब बढ़ाने तो ये सिर्फ स्कीम से नहीं होता है, ये होता है, मैंने जैसा पहले आपको अर्ज किया, जब तक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी, तब तक एम्प्लॉयर कोई भी हो वो क्यों रखेगा आदमी को। आज अगर होटल बंद हो गए कोविड की वजह से, तो एम्प्लॉय कम जाएंगे, जॉब की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। तो मेन इशू स्कीम्स का नहीं है, ग्रामीण स्कीम से तो हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं। वो सोशल वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। जैसा मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, हम लोगों को काबिल बना रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। मगर यहाँ सवाल स्ट्रक्चरल डिमांड का आज इतना ज्यादा नहीं है। आज तो सवाल है कि जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं है। जब जॉब नहीं है
तो जब तक हम जॉब को क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं करें, बताना चाहूंगा हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि बंद हो गए। आज जो लोगों के पास कैश इन हैंड होना चाहिए स्पेंड करने के लिए। अब कैश इन हैंड कैसे होगा? वन इज ए टैक्सेशन रेट, थर्ड इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट। कल परसों ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मैडम ने, कि मैं पीएसयू को कह रही हूँ कि जो उनका अक्टूबर तक सितंबर तक का बजट है उसको वो एग्जॉस्ट करें। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यही था स्पेंडिंग करो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आज हमारा एक ही है जी, हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जो लिंक हो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। कोई भी इंसेंटिव दे रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम ला रही है, मगर उस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डायरेक्ट नेक्सस होना चाहिए कि वो इंसेंटिव जब मिलेगा जब आप इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे। नंबर 2, ये जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयज है हमारे देश में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसा को पैनलिस्ट ने कहा 94% तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मगर जो 6% ऑर्गेनाइज में है उसमें भी कितने इनफॉर्मल एम्प्लॉयज हैं। इनफॉर्मल का मतलब मैं कहना चाहता हूँ वो कैजुअल हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, वो किसी सोशल सिक्योरिटी या किसी लॉ से गवर्न नहीं होते ज्यादातर। उनको जब मर्जी हायर किया जाता है, जब मर्जी हटा दिया जाता है, तो मोर सीजनल है। मेन चीज यही है कि आखिर रोजगार कैसे क्रिएट किए जाएंगे, कैसे रोजगार लाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ बन जाता है। परंतु में दरअसल आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। देश कोरोना से कहर से करा रहा है और ऐसे में जहाँ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। कैसे सरकार इससे पार पाएगी, लोगों को कैसे इससे निजात मिल पाएगी, इस पे आज हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और सवाल भी मेरा यही है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी अपने चरम पर है, राहुल गांधी भी इसको लेकर लगातार सवाल उठाते रही हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इस विषय को उठाते रही है। क्या लगता है कहां पर खामी, कहां पर कमी रह गई कि आज हालात ये पहुंच गए? अपनी बात को अशोक जी, मैं आऊंगी आपके पास, पहले प्रदीप जी से बात पूछ लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। देखिए, बुनियादी रूप से उस सरकारी नीतियों के गलत ढंग का परिणाम है। जो सरकार इसी वादे पर आई थी कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, और आज बेरोजगारी सबसे बड़ी है। कोरोना काल की हम बात ले लें, पर 3 महीने तो सरकार की नीतियों के कारण आपने लॉकडाउन किया। 12 करोड़ से रोजगार जब पटरी पर आ गए थे या आर्थिक व्यवस्था का रुक गया था। अब आपने जब खोलने की बात कही, आपने कहा हम खोलेंगे जब तक डिमांड नहीं हो, लोगों के पास भरोसा न हो, लोगों के पास जेबों में पैसा न हो, अर्थव्यवस्था क्या कहते सप्लाई चेन कहां से पूर्ति होगी? सवाल है, आपने 20 लाख के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपया अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए दे रहे हैं, और आपने तमाम जो एमएसएमई सेक्टर है, जो सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला देश का सेक्टर है, 93-94% वहाँ रोजगार पैदा होता है, वो ऑलरेडी कर्ज में, ऋण में डूबे हुए थे, उनको किसी तरह से फाइनेंशियल राहत कुछ नहीं दी, और जो ऑलरेडी कर्ज में डूबे हुए थे आप उनसे मेरा और कर्ज लीजिए। तो सवाल है, जब पूरी दुनिया में जहाँ सरकारों के कारण, लॉकडाउन के कारण एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉय भी, रोजगार देने वाला भी नुकसान में था और जो रोजगार कर रहा था उसको भी नुकसान हुआ था। उन दोनों को राज्यों ने भरोसा देकर इस संकट की घड़ी में स्टेट आपके साथ है, और वही जो 20 लाख के पैकेज में हमने भी सोचा था कि देश में ये नई मांग को क्रिएट करवाएगी। जिस मनरेगा की आप बात कर रहे हैं वो तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने खुद ही कहा था, मैं आज इसको अपने रोजगार के लिए बड़ी बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की असफलता का स्मारक है, हम इसको जिंदा रखेंगे। आज उसी को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। और मनरेगा में भी जो लाखों लोग, करोड़ों लोग गाँव में लौटे, अभी उनको कुछ मिला नहीं है। कांग्रेस ने मांग भी की थी कि जब तक इनको, भाई आप इनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या कहते हैं, जॉब कार्ड में 2-3 महीने में योजना आएगी, तब तक आप उसके जेब में कुछ पैसा दीजिए। अभिजीत बनर्जी जी ने भी कहा था अपने शासन में कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश के गरीब परिवारों के लोग हैं, उनके खातों में, जिनको पास आप कहते हैं कि जनधन खाता है, जिनको आप कहते हैं उज्ज्वला योजनाओं में है,
जिनको अभी जो मनरेगा के मजदूर है उनके खातों में 10,000 रुपया वन टाइम दीजिए। कुछ जेब में पैसा आएगा तो मार्केट में सामान लेने जाएंगे, मार्केट में कुछ सामान लाएंगे तो सप्लाई चेन पैदा होगी। आप डिमांड, लोगों की डिमांड पे पैदा होगी। डिमांड तब पैदा होगी जब मेरे पास जेब में कुछ पैसा होगा, और जब मेरे पास पैसा होगा उस पैसे को लेकर मैं मार्केट में जाऊंगा, तब उसकी आपूर्ति की बात। ठीक है आनंद साहू जी, सवाल इस बात को लेकर है, प्रदीप जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सर, एक सपने देखे थे लोगों ने, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लोगों ने सोचा, ठीक है, लोगों ने ये सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे। सर क्या यही एक ये कहा जा सकता है कि परिभाषा है अच्छे दिनों की, कि बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, कोरोना के वजह से लोगों की जान जा रही है। सर क्या यही परिभाषा है अच्छे दिनों की क्या आनंद जी? देखिए, अभी अगर मैं राजनीति करूंगा तो बहुत विवाद हो जाएगा। अभी कांग्रेस के लोगों को हजम नहीं होगा। कांग्रेस के टाइम में कितने लोगों का क्या हालत था, भ्रष्टाचार कहाँ था। आज पूरे विश्व को पता है भ्रष्टाचार के मामले में भी भारत नीचे गया है। और इतना नहीं, अभी कांग्रेस के लोगों को तो बोलने का 1% भी रत्ती भर का अधिकार नहीं है, बल्कि ये मौन धारण करके मनमोहन जी के साथ रह सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अच्छे काम में साथ देने के लिए क्यों नहीं रह सकते? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जितने इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर लीजिए, चाहे मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे और गाय पालन हो, किसानों को एम्पावर करना हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे स्किल इंडिया करना हो, चाहे वोकल टू लोकल, लोकल टू वोकल करना हो, चाहे आप देख लीजिए डिफेंस को, सर सुन लीजिए, डिफेंस को पहले बात सुनो, सारे डिफेंस सेक्टर को आनंद जी देख रहे हैं, आप BSNL को देख रहे हैं, आप सारे पब्लिक सेक्टर आनंद जी सुन भी लीजिए सर, सुन भी लीजिए। सवाल इस बात को लेकर है, नहीं सवाल सर, सवाल इस बात को लेकर है, आपने तमाम तरह की योजना चला दी, आप कह रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं हम पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर सवाल इस बात को लेकर है, लोगों का क्या, लोग किस विषय से प्रभावित हो रहे हैं सर? मैंने बीच में और आप अभी देख रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूँ, आप एक बार बताइए, आज पहली बार रेहड़ी पटरी वाले को, छोटे छोटे ई रिक्शा चालक, ई रिक्शा चलवाया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो करोड़ों लोगों को ई रिक्शा मिला है, गांव से लेके शहर से लेके महानगर तक, वो किसका देन है? प्रधानमंत्री जी का है, नितिन गडकरी जी का है, जो कानून बनाया 2015 में। ये कांग्रेस को हजम ही नहीं हो रहा है सर, 2 लाख सारे सर 2 करोड़ लोगों की 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। रेहड़ी पटरी वाले को कभी सुविधा मिला था क्या? फिर आप उसी बात पे किसको इसमें रोजगार मिला? कौन एरिया टैक्सी वाला बाजार में है? इस समय 2 करोड़ बेरोजगार दे चुके हैं। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए, रेहड़ी पटरी वाला अभी भी फल सब्जी जो भी जरूरत का सामान बेच रहा है। आनंद जी एक सेकंड सर, जनता आपको देख रही है, सत्ताधारी पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि आपके पास एक अच्छा रोड मैप होगा। आप ये बताएंगे जनता को, सर एक सेकंड सर, आप ये जनता को बताएंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सर क्या कदम उठाया जा रहा है, ये उम्मीद है जनता की। मैं बता रहा हूँ, पहला नंबर 1, मुझे 1 मिनट विदाउट इंटरप्टेड दीजिए, आई विल टेल यू इन ए वेरी डायनामिक वे। पहला, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत दे दिया है। जो बैंक सेक्टर और सारा जो NPA हो गया था, वो सारा कांग्रेस का देन था। उसको रिवाइव करने के लिए डायरेक्ट लाखों करोड़ रुपया RBI के माध्यम से MSME सेक्टर को जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन कर दिया, ऑलरेडी दे दिया। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चाहे रोड है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे पोर्ट है, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे ग्रामीण सड़क योजना है, चाहे डैम है, चाहे और भी एग्रीकल्चर सेक्टर को एम्पावर करना है, पावर सेक्टर है, वो सबको पूरी तरह से भारी मात्रा में पैसा उसको दिया है। इकोनॉमिकली इतना बड़ा रिफॉर्म जो है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आफ्टर फ्रीडम। तीसरा,
तीसरा आप देखिए टूरिज्म एंड सर्विस सेक्टर विथ हॉस्पिटैलिटी। आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट एयरपोर्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल में 100 से अधिक एयरपोर्ट बन रहा है ऑलरेडी। जिले लेवल पर ऑलरेडी कई एयरपोर्ट फंक्शन हो चुके हैं और उसके माध्यम से भी आप देखिए एक फ्लाइट जाता है तो वहाँ टैक्सी से लेके फूड से लेके तमाम तरह की चीजें वो एयरपोर्ट से लेके गांव तक बहुत सारे इनिशिएटिव मिलता है। दूसरा आपको और बताता हूँ, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ आफ्टर फ्रीडम आप भारत की अगर भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है अपना देश। आज तक एक्सप्लोर नहीं हुआ था वो सारे सेक्टर को पूरी तरह से भी ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म एंड कॉमर्शियल बिजनेस फिशिंग वो सारे चीजों को डेवलप करने के लिए टोटल एक जैसे प्रधानमंत्री उस समय चतुर्भुज सड़क योजना लाए थे उसी प्रकार से आज ये शिप का भी शुरू हो रहा है। बहुत सारे जो देश में आज जो चीजें हमारा तो सीधा कंसर्न सर आम जनता से है। नहीं सवाल इस बात को लेकर है सर। मैंने आपको बहुत देर तक सुना है सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जनता को क्या मिला सर? जनता की नौकरी चली गई, लोगों की रोजगार चले गया, लोगों के सामने अपना पेट भरने की एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। आप तमाम तरह की योजनाएं गिना रहे हैं। एक सवाल मेरे रवि सिंह से, नहीं एक सेकंड कोरोना काल में जो कोरोना नौकरियां गई है उनको देने बहाल करने के लिए रोजगार का अवसर पैदा करने के सरकार क्या कर रही है? ठीक तो बताया उन्होंने देश दिया, बेच रहे हैं, डिफेंस सेक्टर बेच रहे हैं, नहीं एक करके आप अपनी बात रखिए। एक करके अशोक जी सर मैं आऊंगी आपके पास। प्रदीप जी आऊंगे एक बार। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं कवर हो रहा है। इतने करोड़ों लोगों के खाते में पैसे चले गए, उसके साथ साथ राशन बढ़ गए। प्रधानमंत्री रोजगार भी तो नहीं है लोगों के पास, और वो पैसे कब तक खाएंगे लोग? अगर आपने 1000 रुपए ट्रांसफर भी किए तो सर वो 1000 रुपए कितने दिन तक चलेंगे बताइए आनंद जी? से लेके तमाम चीजें आज चाहे काढ़ा बनाने से लेके कई ऐसे आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथ में इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए आज हर दुकान में जो सामान मिल रहा है वो रोजगार नहीं मिला क्या उससे? ठीक है रवि जी डॉक्टर रवि सर अर्थशास्त्री हमारे पास, हम पूछ लेते हैं उनसे। रवि जी सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी आनंद जी कर रहे थे, तमाम तरह की योजनाएं ये गिना रहे थे। क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है? और 20 लाख करोड़ की जो पैकेज की बात की जा रही है, क्या उससे एमएसएमई सेक्टर में बूस्ट आने की संभावना है या फिर अभी तक उससे लाभ मिला है क्या, या आगे उम्मीद की जा सकती है क्या? देखिए नेहा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की नीयत पूरी तरह से इस इकोनॉमी को उभारने में है, लोगों को जॉब देने में है, और इसीलिए समय समय पर सरकार ने बहुत सी स्कीम लॉन्च की हैं। इसमें कोई कमी नहीं है, सरकार की नीयत में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो स्कीम्स लॉन्च किए वो धरातल पर थोड़ी कम उतरती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इकोनॉमिक चर्चा यहाँ पर चल रही है। मैं अभी फिगर जैसे 20 लाख करोड़। आनंद जी सुनिए अब सर सुनिए, रवि जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। ठीक है रवि, बैंकिंग, सिर्फ एक बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर में 10,35,000 करोड़ का एनपीए खड़ा है, ग्रॉस एनपीए खड़ा हुआ है, जिसमें से 2,25,000 करोड़ का सिर्फ एनपीए एसबीआई का है। तो अगर आप 30 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में पंप करते हैं और 10 लाख करोड़ रुपए अगर आप सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में पंप कर देते हैं तो भी इकोनॉमी के लिए कुछ नहीं, ऑलरेडी एनपीए खड़ा हुआ है। तो एक्चुअली में अभी जो कोरोना पेंडेमिक है उसमें सबसे बड़ी जो जरूरत है इकोनॉमी को वो है लोगों का कॉन्फिडेंस। लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए सरकार क्या कर रही है वो बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा उतना ज्यादा स्पेंडिंग बढ़ेगी। लोग अगर स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। और आज का जो समय है, जो दौर है, उसमें इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे देशों से कंपैरिजन करें हम, यूएस, यूरोप,
स्पेंडिंग करने की आपने बात की है सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अब क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए? रवि जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे सरकार ने कई स्कीम्स लॉन्च की, बिजनेस को मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी हद तक लोन प्रोवाइड किया, लेकिन उसकी क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी। स्पेंडिंग कब बढ़ेगी नेहा जी? हमारी और आपकी स्पेंडिंग तब बढ़ती है या लोगों की स्पेंडिंग तब बढ़ती है जब कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं इस कंपनी में अगर जॉब कर रहा हूं, मेरी आगे 6 महीने से 1 साल 2 साल तक अब जॉब चलेगी। सबसे बड़ा डर है कि ना तो बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, ना कॉन्फिडेंस इसलिए इन्वेस्टर को भी नहीं आ रहा, और उससे भी बड़ी बात है कि जो आदमी जॉब कर रहा है उसको इस बात का डर है कि कल शायद मेरी जॉब नहीं होगी क्योंकि कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही, तो मेरी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, तो स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि सरकार सबसे पहले जीएसटी को लेकर के थोड़े से कदम उठाए, वहां पर जीएसटी में थोड़ी ढील दे, क्योंकि बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय गवर्नमेंट सपोर्ट की। सब्सिडी को लेकर के आप लोन कितना भी दे दीजिए, लेकिन लोन का एक टाइमलाइन बनाइए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात पे कॉन्फिडेंस, जैसे आप बाहर के जो कंपनीज आ रही हैं उनके लिए ऑफर बना रहे हैं कि हम इतनी सुविधा देंगे, हम ये चीजें देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको स्पेस देंगे, इतने महीने तक का आपको उसमें रेंट नहीं पे करना, लोन नहीं पे करना, वो कॉन्फिडेंस अब आपको डोमेस्टिक जो लेवल पे बिजनेसमैन है उनको भी देना पड़ेगा। और खास तौर से जैसे मैं कुछ सेक्टर बहुत स्पेसिफिक हैं जिनमें की बहुत ज्यादा यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, रियल एस्टेट तो पूरी तरह से धराशायी हो गया। लेकिन जब तक रियल एस्टेट आपका ग्रो नहीं करेगा तब तक आम आदमी, क्योंकि रियल ठीक है सर अशोक जी से, ठीक है सर अशोक जी, सवाल इस बात को लेकर है जो जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर रवि सिंह कर रहे थे कि खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। इनका ये भी कहना है कि कॉन्फिडेंस की कमी है लोगों में, उनको ये अभी डर है कि अगर जहां वो नौकरी कर रहे हैं पता नहीं 6 महीने बाद नौकरी रहे या ना रहे। क्या ये भी एक डर और भय है कि इंसान निवेश करने से दूर भागता है? मैं अपने को पैनलिस्ट से एग्री करता हूं कि एक डर का जो माहौल क्रिएट हो गया है उस डर को तो हमको ओवरकम कराना ही पड़ेगा। जैसा अभी रवि जी ने कहा कि आज जो एम्प्लॉय काम भी कर रहा है, जिसके पास जॉब है, उसको ये डर लगा है कि कल जॉब नहीं रहेगा क्योंकि मेरी कंपनी डीग्रो कर रही है। तो देयरफॉर जो फ्रिक्शनल डिमांड होती है, आज ये नहीं है कि मेरा एक जॉब छूट गया तो मुझे दूसरा मिल जाएगा 2 महीने, मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। मगर इससे पहले मैं एक बात जरूर अपने 2 को पैनलिस्ट को कहूंगा, हम इसको पॉलिटिकल डिबेट की तरह ना देखें। जी जी, सिर्फ कहने से, पॉलिसियां बनाने से, पॉलिसी का बयान करने से, व्याख्यान करने से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता। अभी भी यूएस के प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि मैं 25 मिलियन जॉब क्रिएट करूंगा। हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी कह रहे हैं कि मैं 10 लाख जॉब क्रिएट करूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 2 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे। ये सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। हम जो भी इंसेंटिव दे रहे हैं, जैसा मैंने एक अभी आपको टेलीकॉम की पॉलिसी बताई, मोबाइल फोन बनाने की, हम कह तो रहे हैं कि 10 लाख एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मगर हम उस इंसेंटिव को उससे क्यों नहीं लिंक करते? अगर हम इंसेंटिव को एम्प्लॉयमेंट से लिंक करेंगे तो कंपनियां एम्प्लॉयज को रखेंगी, क्योंकि उनको रखना पड़ेगा वो 6% की सब्सिडी लेने के लिए। जब हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन की पॉकेट में पैसा नहीं डालना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं प्योर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, प्योर सोशल। अब ये अगर हम जितनी सोशल स्कीम्स मेरे को पैनलिस्ट ने बताई हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर मुझे घर बैठ के, मैं ये नहीं कहता कि सोशल बेनिफिट नहीं होना चाहिए, सोशल वेलफेयर नहीं होना चाहिए, मगर एक बहुत बड़ा बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि क्या मुझे काम पर जाने में रिस्क ज्यादा है, बगैर काम किए भी अगर मुझे वेतन मिलता है। तो ये एक सब्जेक्ट मैटर अलग है, मगर ये बहुत सोचने की बात है। अगर हम सिर्फ सोशल वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, लोगों को कुछ मिलता रहेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक चीज से जनरेट होगा, जो अगर हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया के साथ हम एम्प्लॉयमेंट का डाटा होना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ठीक है सर, मेरे प्रदीप जी से सवाल ले लेते हैं सर। ठीक है सर, आपने एक बहुत अहम विषय उठाया है। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी अशोक अग्रवाल जी करते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी सर मैं आपके पास। प्रदीप जी से सवाल है मेरा, अगर ये रियल एस्टेट जो हमारा चुप हो जाए तो मैं बोलूं जी। बुनियादी सवाल है जी प्रदीप जी, पहला सवाल है प्रदीप जी सरकार को एक सेकंड सर, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी अशोक जी कर रहे थे कि मेक इन इंडिया से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं जिस ट्रैक पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं या जिसको उठाने की बात लगातार कर रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, लोकल के लिए वोकल पर हम फोकस कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी? नहीं, सवाल ये कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हेलो जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो सर सुन पा रहे हैं आपको? जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो क्या वास्तविक चीज है? पहला सवाल है, अगर लोगों का कॉन्फिडेंस आपको लेना है तो सबसे पहले तो भारत सरकार को अपने सेक्टर में जो सरकारी क्षेत्र में जो खाली पड़े हुए पद है, 30 लाख के पद इस समय खाली पड़े हुए हैं, उनको भरिए। दूसरा सवाल है जो अशोक जी ने कहा, किसी ने पैनलिस्ट ने कहा कि लोगों के विश्वास को, जो एमएसएमई सेक्टर है जो ऋण में डूबा हुआ है, क्या उसको पहले आप इंसेंटिव देंगे कि जो पिछला कर्ज से डूबा हुआ है उसको वो कैसे उसको राहत दें? सवाल है कि उस सेक्टर को जो रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर आपको दे रहा है हमारा मध्यम सेक्टर, स्मॉल सेक्टर, माइक्रो सेक्टर, ये इसके लोगों को क्या फाइनेंशियल राहत दे रहे थे पिछले ऋण से? तो अगर वो पिछले ऋण से आप किसी तरह राहत देंगे तो वो आगे की योजना में ऋण लगा करके अपने रोजगार को पैदा करने की कोशिश करेगा। हेलो जी जी सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही? जी 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 जी। तो सवाल यही है कि आप अगर लोकल के रोजगार को पैदा कर दें तो एमएसपी सेक्टर को जो जरूरत उसको है, जो इन 3-4 महीनों से उसको सब कुछ बिजनेस ठप किया है, जो ऋण है उसमें आप उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव दीजिए, राहत दीजिए, जिससे कि वो अपने पांव में खड़कर नए रोजगार के अवसर को क्रिएट करा सके। वो आप कर नहीं रहे हैं, इसकी वजह से लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है। आखिर जब तक रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? और रोजगार के अवसर असंगठित क्षेत्र में है, आप कंस्ट्रक्शन में कहीं नहीं है। आपने कहा, उन्होंने सही कहा कि इस समय जो हॉस्पिटल सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, मेरा ही स्टेट उत्तराखंड अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इसी टूरिज्म सेक्टर में निर्भर करता है। आज वो पूरी तरह से वो लोग बेरोजगार है, न लोगों के पास नौकरियां हैं, न जो होटल के और टूरिज्म सेक्टर में जिन्होंने पैसा लगाया है उनके सामने कोई आगे की संभावना दिख रही है। ठीक है आनंद साहू जी, कॉन्फिडेंस की यहाँ पर बात हो रही है, उसी बात का जिक्र अभी रवि जी कर रहे थे, उसी बात का जिक्र अशोक जी ने किया और वही अब प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों में। उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए अब सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी या फिर क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? किस ट्रैक पर सरकार चल रही है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी वक्ता हैं जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और जनता में विश्वास जगाने की बात को लेकर के जो एम्फसाइज किया है उसको मैं थोड़ा एलाबोरेट करूंगा कि किस तरह से हमारे वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, और आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया है जॉब क्रिएशन एंड जो एमएसएमई सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, डेयरी है, फिशरीज है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग है, और इतने नहीं जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जो ड्राइवर लोन लेकर के कार ले लिए थे उन लोगों का जो गाड़ियां चलना बंद हो गई, उनको लोन चुकाना मुश्किल हो रहा था, उनको भी बैंक को सपोर्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन है। और इस प्रकार से इतना ही नहीं, आज आप एक बार बताइए, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इंक्लूडिंग हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी। आनंद जी एक सेकंड सर, एक सवाल इस बात को लेकर भी है ना सर कि ये कोरोना के मद्देनजर आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते और ये पूरा ठीकरा कोरोना पर नहीं फोड़ सकते, लेकिन सर उससे पहले भी अगर हम देखें आनंद जी, उससे पहले भी देखें सर, अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा हाल नहीं था। हम लोग अर्थव्यवस्था एक मंथ में गिरता चला जा रहा था।
हमारा पूरे जीडीपी पिछले 4 वर्षों से गिरता चला जा रहा है। कारण है क्योंकि इंडिया इज ए इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमी। आज लोग चाहे जितना हमारी सरकार को क्रिटिसाइज करना है कर ले अपोजिशन, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, रूरल डेवलपमेंट। आप रूरल डेवलपमेंट को क्यों नहीं देखते? जम्मू बजट गिवन ओनली फॉर द रूरल डेवलपमेंट, वहाँ जॉब इतना ज्यादा क्रिएट हो रहा है। शहर से लोग गांव जा रहे हैं, गांव में खुश हैं लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ मिल रहा है, वहाँ छोटे छोटे डैम भी हो रहे हैं, बागवानी भी हो रहे हैं। मनरेगा को किसानों से, जो किसान के यहाँ काम करेंगे लोगों का गांव में जाना मजबूरी हो गई क्योंकि यहाँ पर रोजगार चला गया, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। वो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या खुद खाएं, क्या अपने परिवार को खिलाएं, इसलिए लोग गांव का रुख कर रहे हैं। लोग शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, इस बात को आपको समझना चाहिए कि शहरों की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि लोग प्रगति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि लोग गाँव में जाके खुश है तो ये सर वाकई अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। पड़ा है जी। डॉक्टर रवि सिंह, सवाल इस बात को लेकर है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम की समाप्ति के दौरान कि सर ये मुझे बताइए, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, उसको पटरी पर लाना है और उसके लिए अब क्या कुछ अहम कदम सरकार उठाए जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आए, रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिले और जो जनजीवन है वो सुचारू रूप से चल पाए। नेहा जी, देखिए नेहा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपका अब प्रश्न जो है अशोक जी, मैं आऊंगी आपके पास सर। इस डिबेट का स्पीड है। अब आप देखिए ये होगा कैसे। हमारा जीडीपी तो पहले से गिरता चला जा रहा था। हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो था वो कोलैप्स हो गया पिछले कई वर्षों से। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। जो एनपीए बढ़ते चले जा रहे हैं उससे एम्प्लॉयमेंट और कम होता चला जा रहा है, क्योंकि जब फेलियर्स बिजनेस की होती हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट और कम होती है। आज हम एक छोटी सी, मेरे किसी को पैनलिस्ट ने और आनंद जी ने एक बात का जवाब नहीं दिया कि जब मैं 41,000 करोड़ रुपए मोबाइल की असेंबली के दे रहा हूं, सिर्फ असेंबली करने के लिए, कंपोनेंट बनाने के नहीं दे रहा, तो उसको मैं एम्प्लॉयमेंट के साथ कह तो रहा हूं 10 लाख एम्प्लॉय हो, मगर लिंक क्यों नहीं करता? मैं उसको एक्सपोर्ट के साथ बेनिफिट को लिंक क्यों नहीं करता? मोदी जी की सरकार की एक नीति है ट्रांसपेरेंसी। तो जब मैं ट्रांसपेरेंसी या पर्टिकुलर पॉलिसी की बात करता हूं तो उसमें इस बात को स्पेसिफिकली क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि अगर हम ये नहीं कहेंगे तो कल को आर्गुमेंट होंगे, डिबेट होंगी, लिटिगेशन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक छोटा सवाल रवि जी से है। रवि जी, देखिए बिल्कुल आपने नेहा जी एकदम सही बात कही कि कहीं हम आम लोगों को या फिर जैसे नेता सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अब कहीं ऐसा ना हो कि ये बहाना बनाने लगे हर चीज को लेकर कि मैं बाहर ना निकलूं क्योंकि कोरोना है, मैं ये काम ना स्टार्ट करूं कि कोरोना है, ये इसलिए इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि कोरोना है। अब हमें उससे लड़ना है, जूझना है और उसमें सबसे पहला कदम सरकार को उठाना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे आपने बहुत छोटा समय दिया है, मैं बता देता हूं कि अगर सरकार यहाँ पर 2 से 3 कदम उठाने, पहला कि जो भी सरकारी पद खाली है उनमें एक बार को एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दे। दूसरी तरफ है जिस चीज में डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है उस डायरेक्ट बेनिफिट को आम आदमियों को, बिजनेसमैन को ट्रांसफर करे, जिससे कि इमीडिएटली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और इकोनॉमी का पहिया चलना शुरू होगा। इससे सरकार बहुत आसानी से निजात पा सकती है और कहीं ना कहीं से लोगों के अंदर का डर भी दूर होगा, क्योंकि इकोनॉमी की एक्टिविटी स्टार्ट होते ही लोगों के अंदर ये डर खत्म होगा कि कोरोना से क्या होगा, लड़ने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को 2 कदम बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप और जो भी जॉब के पद खाली है उनको कदम उठाने बहुत जरूरी है और हर कदम अब फूक के उठाना होगा, क्योंकि हालात जो हैं वो इस कदर हैं कि तकरीबन 4 महीने में, पिछले 4 महीने की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। जो इंसेंटिव है, जो पैसा दिया जा रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट से लिंक करना है पॉलिसी में, ताकि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बिजनेसमैन या इंडस्ट्री जो है वो ये कार्य करे। मैं बेनिफिट तो दे रहा हूँ मगर उसको एम्प्लॉयमेंट से लिंक करना जरूरी है। मेरे देश के अंदर आज एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रोजगार देना यहाँ पर बहुत जरूरी है और हम उम्मीद करते हैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम उम्मीद यही करते हैं सर कि जल्द ही
लोगों के अच्छे दिन आएंगे और उन बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा जिनकी नौकरी हाल फिलहाल में गई है, या फिर जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जल्द ही रोजगार मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।